Today we are going to discuss a new chapter known as Mechanical Properties of Fluids. तो इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था और ये प्रूव किया था कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबर. तो ये था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, जिसको कि हमने इलास्टिसिटी बोला था. तो एक आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हुई थी. पहले तो हमने सही लिखा, मगर बाद में हमने उसको गलत कर दिया. वो था स्पेलिंग ऑफ इलास्टिसिटी, ये लिखा था इलास्टिसिटी, ये करेक्ट वाला है. हमने बाद में इस सी को क्या कर दिया था, एस. तो ये एस नहीं होगा, क्या होगा, CITY होगा. ठीक है, तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे. और आपको PDF के रूप में हमने हुक्स लॉ के बारे में दिया था कि हुक्स लॉ क्या कहता है. हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यानी जितना स्ट्रेन हम क्रिएट करेंगे उतना ही बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेस होता जाएगा. तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब ख़त्म करते हैं तो क्या मिल जाता है, स्ट्रेस इक्वल टू एक कांस्टेंट मिलेगा E और मल्टीप्लाई स्ट्रेन. तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेयर E इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, E को कहते हैं वेयर E इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है. दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो ये जितना कुछ हम लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, इलास्टिसिटी के बारे में जो पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. यानी सॉलिड के बारे में पढ़ा कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी किस तरह से डिसाइड होगी. तो सॉलिड के बारे में, अगर सॉलिड ना हो करके, हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस होता है वो 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड के बारे में हम लोगों ने इलास्टिसिटी चैप्टर में क्या किया, पढ़ लिया. इस इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ लिया कि इसकी कौन कौन प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिसाइड की जाती है. अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स. फ्लूइड्स में क्या आता है, लिक्विड एंड गैस. तो अब नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग डालिए. नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. तो इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 पार्ट में. तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फ्लो ऑफ लिक्विड. किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे कि लिक्विड कैसे कैसे फ्लो करेगा, उसके बारे में देखेंगे.
और पार्ट नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर सेकेंड, इस सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। तो जैसे ये दो पार्ट खत्म होंगे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट, फ्लो ऑफ लिक्विड। इस फ्लूइड में क्या होता है, दो चीज होता है, एक होता है लिक्विड जिसमें भी फ्लो प्रॉपर्टी हो, उसी को क्या कहते हैं, लिक्विड, और सेकंड है गैस। तो फ्लूइड को क्या कहते हैं, नोट डाल दीजिए, नोट में लिख लीजिए। फ्लूइड का मीनिंग क्या है, हैविंग फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, हैविंग फ्लो प्रॉपर्टी, जिसमें भी फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो उसी को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी। तो फ्लूइड में किसमें फ्लो प्रॉपर्टी होती है, एग्जाम्पल, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें क्या होती है, लिक्विड में जैसे कि वाटर है, वाटर में क्या होता है, हम यहाँ से गिराए तो पानी बह जाता है, और गैस वो भी फ्लो करती है। देखते हैं आप, गैस लीक करती है ना, गैस सिलेंडर से गैस जब लीक करती है तो क्या करती है, फ्लो ही तो कर जाती है। तो जिसमें भी फ्लोइंग प्रॉपर्टी होगी उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलते हैं। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट नंबर फर्स्ट का। तो पार्ट फर्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करिए। आप भाई साहब क्यों हिल रहे हैं, हाँ आप ठीक हो गए। ये व्हाइट बोर्ड हिल रहा था भाई, इसको हमने शांत करा दिया, नहीं तो शोर कर रहा था। तो ये पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड। हम लोग गैस के फ्लो के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे, किसके फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में। तो इसमें एक नोट आप लोग डाल लीजिए कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको पहले ही नोट ले लीजिए। आप लोग घूसखोर व्यक्ति तो हो ही गए हैं, बगैर नोट के काम ही नहीं करते हैं, मैं तो जान गया हूँ। तो मान लीजिए ये एक लिक्विड कॉलम है, कॉलम मतलब एक स्तंभ होता है, जैसे पिलर होता है ना, वैसे ये वाटर का जो है एक लिक्विड का कॉलम है। कितने हाइट तक भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कितने हाइट तक भैया, कितने हाइट तक भरा हुआ है, कितने हाइट तक भरा हुआ है, एच हाइट तक भरा हुआ है, कितने हाइट तक, एच हाइट तक भरा हुआ है। और इसकी डेंसिटी दे रखा है, कितना है, इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। और यहाँ जिस जगह पे ये रखा हुआ है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है, ये क्या है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो जिस सरफेस पे रखा हुआ है वहां से इसकी हाइट कितनी है, एच हाइट। तो एच हाइट की वजह से ये अर्थ सरफेस या कहीं से भी हाइट हो सकता है, बस ये जिस तल पे, मान लीजिए अर्थ सरफेस पे ही निकालना चाहते हैं, किसी भी सरफेस पे तल पे हम निकाल सकते हैं। तो ये कोई मेजरिंग तल ही समझ लीजिए, अर्थ सरफेस ना लिखिए भाई, ठीक है। ये कोई भी बॉटम है, ये क्या बोलेंगे, बॉटम। तो इसके बॉटम पर अगर एक कोई पॉइंट हमने P ले लिया तो इस पर कितना प्रेशर एक्ट करेगा इस लिक्विड के द्वारा, तो उस फार्मूले को कैसे निकालेंगे, तो प्रेशर एट P, पॉइंट का नाम भी हमने P रख दिया, प्रेशर भी P लिखेंगे। तो पॉइंट का नाम कुछ दूसरा बदल दीजिए, पॉइंट का नाम A रख दीजिए,
ठीक है, बॉटम पॉइंट करा, बी बॉटम नहीं कर दीजिए, एट पॉइंट ए, ठीक से लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए एट बॉटम, एट बॉटम ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ये जो हाइट है h, जो डेंसिटी है रो, और यहां पर जो ग्रेविटी होगी उसकी वैल्यू, ठीक है, h रो जी। h क्या है, हाइट, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस एच हाइट के लिक्विड कॉलम के द्वारा इस बॉटम पर कितना प्रेशर लगेगा, P इक्वल टू एच रो जी। तो इतना ज्ञान में रखिए, बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो इस फार्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। लिख लिया, ओके। कुछ लोग तो भाई अभी सो रहे होंगे, जग जाए भाई, जग करके कॉपी पेन निकाल लें, लिखना शुरू करें। लिख लेंगे तो आप 5-10 मिनट पूरा नोट्स रिवाइज कर लेंगे, और नहीं लिखेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटे के वीडियो देखेंगे, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप नोट्स क्या करेंगे, डेली बनाते रहिए। तब फ्लो ऑफ लिक्विड में फर्स्ट हेडिंग डालिए आइडियल लिक्विड। जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इस आइडियल लिक्विड के लिए, आइडियल लिक्विड। ये आइडियल लिक्विड क्या होता है, पहली बात कि ये लिक्विड होगा, और आइडियल कब कहेंगे कि इस लिक्विड के लिए अगर कंप्रेसिबिलिटी निकालें, जैसा कि हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी जो है पिछले इलास्टिक चैप्टर में पढ़ लिया है, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी इसकी निकाले तो क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। कंप्रेसिबिलिटी इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 0। और अगर विस्कस फोर्स निकालेंगे, इसकी विस्कोसिटी भी जो है वो 0 होती है। विस्कोसिटी, यहां स्पेलिंग आप लोग ध्यान, SITY है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, आप लोग कंफ्यूज ना होइए। क्या लिखेंगे, विस्कोसिटी, कॉन्सिटी नहीं भैया, विस्कोसिटी। ठीक से लिख लीजिए भाई, स्पेलिंग आप लोग बुक से ठीक कर लिया करिए। विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी की वैल्यू भी 0 हो तो दैट लिक्विड फॉर विच कंप्रेसिबिलिटी इज 0 एंड विस्कोसिटी इज 0 इज कॉल्ड आइडियल लिक्विड। अब तो ये टफ वर्ड हो गया, कंप्रेसिबिलिटी, ये हो गया विस्कोसिटी। तो इस इन वर्ड से तो हम लोग परिचित है नहीं, तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये 0 कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग क्या है, तो 0 कंप्रेसिबिलिटी, 0 मीनिंग लिखिए, 0 कंप्रेसिबिलिटी मीन्स आफ्टर प्रेसिंग द लिक्विड, अगर उस लिक्विड को प्रेस करें और उसके डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो तो उसको कहते हैं कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, 0 है। इसी को इनकंप्रेसिबल बोलते हैं, यानी ऐसा लिक्विड जिसको कि हम दबा ना सके। तो कभी देखा है ऐसा लिक्विड जिसको हम दबा ही ना सके?
तो ऑलमोस्ट जो है ये इसको कोई भी लिक्विड है जैसे वाटर है, इसको बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो इसके डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है, इसलिए हम वाटर को क्या मान लेते हैं, आइडियल लिक्विड। तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी मीन्स आफ्टर प्रेसिंग the liquid, after pressing the liquid, the volume or density of liquid volume or density of the liquid does not change. तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो है, इसका मीनिंग क्या है कि लिक्विड को अगर प्रेस करेंगे तो उसके वॉल्यूम और डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो कह देंगे कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, जीरो। विस्कोसिटी का मतलब है कि अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके डिफरेंट लेयर के बीच में कोई भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो एंड जीरो विस्कोसिटी मीन्स जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी means there exists no internal frictional force, internal frictional force between two layers, between two layers। तो जब दो लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस केस में हम कहते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है, जीरो है। तो आइडियल फ्लूइड में उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो, विस्कोसिटी जीरो। तो ऐसे फ्लूइड के लिए, ऐसे फ्लूइड को क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग आइडियल फ्लूइड ही कंसीडर करके डेरिवेशन वगैरह करेंगे। ये मान लेंगे कि हमारा फ्लूइड कैसा है, वो आइडियल है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विस्कोसिटी, क्योंकि इसमें वर्ड क्या आया है विस्कोसिटी। तो नंबर 2 विस्कोसिटी। तो पहली बात की ये विस्कोसिटी जो है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। जब लिक्विड फ्लो करता है और जब इसके लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इनके लेयर के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाता है जो क्या करता है, इनके लेयर का जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करता है। तो इस अपोजिंग प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो व्हेन, राइट डाउन, व्हेन a liquid flows then there, when a liquid flows then there exists a tangential frictional force, tangential frictional force which opposes the relative motion
between two adjacent layers. When a liquid flows, then there exists a tangential frictional force which opposes the relative motion between two adjacent layers. This property, the property of the liquid, by virtue of which it opposes the relative motion between the layers between the two adjacent layers is called viscosity. तो क्या लिखा हुआ है? When a liquid flows, then there, जब तक ये फ्लो नहीं करेगा तब तक ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी. हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी एक्ट करता है जब हम चलते हैं. अगर हम चलना बंद कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी गायब हो जाता है. तो जब लिक्विड फ्लो करेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर. ये देखिए, बनाइए डायग्राम. ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर और ये पांचवी लेयर जो कि इसके संपर्क में है. तो जब ये लिक्विड फ्लो करता है, ये हमारा ये ज़मीन के संपर्क में है, ग्राउंड के संपर्क में, तो इसकी वेलोसिटी ये v1, ये v2, ये v3, ये v4. तो क्या करती है, जब ये लेयर बढ़ना चाहती है, ये जो संपर्क में इसके होगी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. जो ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी उस लेयर की वेलोसिटी 0. इसके बाद ये v1 की वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई. इसके बाद इससे ज़्यादा v2 की, तो v2 इज ग्रेटर देन v1. v3 की वैल्यू क्या हो गई? v2 से ज़्यादा. v4 की वैल्यू क्या हो गई? v3 से ज़्यादा. तो ये जो कम स्पीड वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर को क्या करती है? कहती है क्यों तेज हो रही है, इसको धीमा करती है. ये तेज चल रही है तो ये इसका अपोज करती है. तो ये जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है उसी को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी. तो जल्द से डायग्राम बनाइए. तो विस्कोसिटी आप समझ गए, ये एक प्रॉपर्टी है और किस कोफिशिएंट से इसको मेजर करेंगे वो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि ये विस्कोसिटी जो है किस लिक्विड की ज़्यादा होगी. तो जो भी लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे शहद ले लें और एक पानी ले लें, दोनों को हम नचाएं, दोनों को एक रॉड से क्या करें? रोटेट करें. तो क्या देखेंगे कि अगर हम रॉड से रोटेट करके लिक्विड को छोड़ दें तो वो थोड़ा देर से स्टॉप होता है उसका स्पिनिंग. जबकि अगर शहद में जो है क्या करें, उसको रोटेट करें और छोड़ दें तो वो जल्दी से स्टॉप हो जाता है. क्यों? क्योंकि शहद की विस्कोसिटी क्या होती है? वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन वाटर के. तो वाटर की विस्कोसिटी कम, इसलिए वो भी रुकता है क्योंकि उसके अंदर भी क्या है? विस्कोसिटी है.
तो विस्कोसिटी की वजह से ही क्या होता है, एयर में भी विस्कोसिटी होती है, इस विस्कोसिटी की वजह से ही जो क्लाउड होते हैं वो क्या करते हैं, तैरते हुए नजर आते हैं। अगर विस्कोसिटी नहीं होती तो ये क्या करते, तैर नहीं सकते थे। तो विस्कोसिटी की वजह से वो क्या करते हैं, एयर में हम तैरते हैं। तो अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्योंकि जब फ्लो होगा तो कब कहेंगे इसका फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइंड फ्लो है। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइंड फ्लो। तो जरा इस डायग्राम को देखिए, क्या देख रहे हैं कि ये एक पाथ हमने बनाया है। अगर यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया P, तो अगर इस पाथ पे एक लिक्विड का जो पार्टिकल है वो ऐसे इस पाथ से चल रहा था, तो इसके पीछे वाला जो पार्टिकल होगा, ये ढेर सारे पार्टिकल्स हमने बना रखा वाटर लिक्विड का, तो अगर एक लिक्विड इस पाथ से जाते हुए इस पाथ से जाते हुए इस पॉइंट P से जा रहा है, तो उस वक्त इसके जो पीछे के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करें, इसी पॉइंट से होते हुए इसी पाथ को फॉलो करें। तो ऐसे ही फ्लो को क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ऐसा ना हो कि ये पार्टिकल जो जब यहाँ से गया तो वो इस पाथ से गया, और जब ये दूसरा वाला आया, इनका नंबरिंग कर देते हैं, ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, पार्टिकल नंबर 4, पार्टिकल नंबर 5, इनकी नंबरिंग कर दिया। तो अगर पार्टिकल 1 जो है पॉइंट P से इस पाथ पे चल रहा है, तो जब दूसरा यहाँ पहुँचेगा वो इसी पाथ से चले, तीसरा वाला भी इसी पाथ से चले, चौथा वाला भी इसी पाथ से चले, तो ऐसे फ्लो को कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में क्या लिखेंगे, सच टाइप ऑफ फ्लो, such type of flow in which a particle of fluid, ए पार्टिकल ना लिख करके इच पार्टिकल, सच टाइप ऑफ फ्लो इन विच, सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच each particle of fluid of liquid follows the same path, as the preceding particle, particles follows, यानी जिस पाथ पे पहले वाला पार्टिकल गया उसी पाथ पे अगर पीछे वाले पार्टिकल गए तो ऐसे टाइप के फ्लो को क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। सच टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड follows the same path as the preceding particles follows is called स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रीम लाइंड फ्लो।
एंड ये जो पाथ है, इस पाथ को क्या बोलेंगे? इस पाथ को क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। ये जो पाथ है, इस पाथ को क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन। तो लाइन का मतलब आप स्ट्रेट लाइन ना समझिएगा, ये एक कर्व्ड होता है। जिस पाथ पे ये पार्टिकल जो हैं चलते हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स जिस पाथ पे चलेंगे उस पाथ को क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन। और फ्लो को क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो। एंड पाथ इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन एंड पाथ इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। एक है स्ट्रीम लाइन फ्लो और दूसरी क्या चीज है? स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन वो पाथ है जिस पे पार्टिकल चलते हैं, और फ्लो जो फ्लो हो रहा है ट्यूब से हो सकता है या पाइप से हो सकता है। तो अगर वो स्ट्रीम लाइन होगा, उस केस में ये कंडीशन अगर पूरा होता है तो ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन फ्लो। और स्ट्रीम लाइन फ्लो में किसी पॉइंट पर अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा कर दें तो उस पॉइंट पर क्या मिल जाता है? वेलोसिटी मिल जाता है। तो अगर ये पॉइंट क्यू है तो ये पॉइंट क्यू पर क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिल जाएगा। तो यहां लिख लीजिए, टेंजेंट टू एनी पॉइंट on streamline gives the velocity of flow of liquid। तो जब भी हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो पर कहीं वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे? वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो उस टेंजेंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? फ्लूइड की वहां वेलोसिटी हो जाएगी। तो टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन स्ट्रीमलाइन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो स्ट्रीमलाइन का ये फायदा है। तो अगर एक स्ट्रीम लाइन पाइप बनाएं तो वो कैसा डायग्राम दिखेगा? वो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये ऐसे जा रहा था और यहाँ से ये दूसरा पार्टिकल, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो है, अगर ये पार्टिकल यहाँ से चलने वाले, इसके पीछे चलने वाले इस पाथ पे चल रहे थे तो वो इसी पाथ पे चलेंगे। यहाँ से कोई पार्टिकल इंटर किया तो वो इस पाथ पे चल रहा था, यहाँ से कोई पार्टिकल चल रहा था वो इस पाथ पे चल रहा था। तो इस तरह क्या देख रहे हैं कि इस वाले पाथ पे जितने पार्टिकल चल रहे थे सब के सब इसी पाथ पे चल रहे हैं। इस पाथ पे जो पार्टिकल चल रहे थे वो सब के सब इसी पाथ पे चल रहे हैं। यानी ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो स्ट्रीम लाइन ये पाइप है, कि एक ऐसी पाइप जिसमें फ्लो जो है वो कैसा हो? स्ट्रीम लाइन हो। तो ऐसी पाइप को क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन पाइप। ठीक है। तो ये डिफरेंट हमने स्ट्रीम लाइन ड्रॉ किया है कि अगर इस पाथ को फॉलो करते हुए कुछ पार्टिकल जा रहे थे तो सारे के सारे जो इसके पीछे आ रहे हैं वो इसी पाथ को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल उठ करके इस वाले पाथ पे चला है, तब वो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं होगा। और ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है किसी कंडीशन तक ही रहता है। वो कंडीशन क्या है? जिसके बाद जो है ये फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन नहीं होगा। तो आप देखिए, पानी को थोड़ा सा धीरे धीरे फ्लो करिए तो उस केस में क्या होता है? आराम से पानी आता है। मगर पानी की रफ्तार तेज कर लिए तो क्या होता है? कुछ पानी गया, कुछ पानी इधर गिर जाता है, कुछ पानी उधर गिर जाता है। तो क्या देखते हैं? ऐसे फ्लो को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टर्बुलेंट फ्लो।
टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका तो सिंपल डेफिनेशन यही होगा, क्या, कि जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ना हो तो उसको क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो streamline flow occurs only when velocity of liquid is below certain value of velocity of certain velocity of flow of liquid, flow of liquid. Streamline flow occurs only when velocity of liquid is below certain value of velocity of flow of liquid, certain velocity denoted as Vc, certain value of velocity Vc, full stop. This certain velocity is called critical velocity. And denoted by symbol Vc. तो streamline flow occurs only when velocity of liquid is below certain value of velocity Vc. This certain velocity is called critical velocity and denoted by symbol Vc. यहाँ से Vc हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तुमने यूज कर ही लिया। तो जैसे ही इस सर्टेन वेलोसिटी से वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो एवब होती है, तो ये जो फ्लो है वो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो। एज सुन एज velocity of flow of liquid becomes more than Vc, then particle of liquid follow particles of the liquid follow zigzag path. Such type of flow is called turbulent flow.
such type of flow is called turbulent flow. तो streamline flow occurs only when velocity of liquid is below certain value of velocity. This certain velocity is called critical velocity and denoted by symbol Vc. As soon as velocity of flow of liquid becomes more than Vc, their particles of liquid follow zigzag path. Such type of flow is called turbulent flow. तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, पार्टिकल जो है वो स्ट्रीम लाइन फॉलो नहीं करते. तो कैसे, अगर ये मान लीजिए पाइप है तो यहाँ से कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो ऐसे घूम गया, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा था, कोई पार्टिकल ऐसे घूम गया इधर, ठीक है, कोई इधर भाग गया. तो इस तरह से पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो इधर उधर है, जिगजैग पूरे पाइप में. तो ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे, इसमें भी पानी निकलेगा लेकिन पार्टिकल जो है इधर उधर जाएंगे. तो कुछ पार्टिकल इधर, पानी का पार्टिकल इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, वो एक लाइन में नहीं मूव करेंगे. तो ऐसे फ्लो को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो. तो जो कि डेली लाइफ में हम लोग यही टर्बुलेंट फ्लो ही तो देखते हैं. अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्रिटिकल वेलोसिटी. इसी में लिख लीजिए पहले क्रिटिकल वेलोसिटी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी आया है. तो एक साइंटिस्ट थे, वो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला दे दिए. इसी में आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रेनॉल्ड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रेनॉल्ड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड flowing through a pipe is given by, ये हमने नहीं दिया भैया, ये रेनॉल्ड भैया के पास जाना, उनसे पूछ लेना कि कहाँ से निकाले हैं. तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रेनॉल्ड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इज गिवन बाय, सिंबल में हम लोग क्या लिखेंगे, Vc. फार्मूला है के ईटा, ईट पत्थर जानते ही है, के ईटा रोए. अब जहाँ यहाँ सिंबल यूज हुआ है उसके बारे में देखते हैं. वेयर, ये जो के सिंबल आया हुआ है इसको कहते हैं, अब चूंकि इन्होंने इस फार्मूले को दिया था तो इस कांस्टेंट का नाम उन्होंने रख दिया रेनॉल्ड नंबर. क्या नाम रखा, जैसे कोई कविता लिखता है ना, तो उस कविता में जो है जैसे कबीरदास लिखते हैं तो उसमें कहे कबीरा बोलते हैं, कहे तुलसी तुलसीदास कहते हैं, सूरदास तो वो अपना नाम डाल देते हैं. वैसे ही रेनॉल्ड भाई साहब जो है क्या किए, अपना नाम इसमें डाल दिए. तो इसको क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर. के को क्या कहेंगे, रेनॉल्ड नंबर. ईटा को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. रो को क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी है लिक्विड. और ए क्या है, रेडियस ऑफ पाइप. रेडियस ऑफ पाइप.
तो अगर न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड आता है तो इन वैल्यूज को रख करके ये के आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, विस्कोसिटी ये भी दिया रहेगा और रो ये भी दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा। तो ये पाइप डायग्राम बना लीजिए। ये कोई एक पाइप है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस दे रखा, पाइप जो है इसका रेडियस ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है a, और इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसमें लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है रो, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसमें जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी क्या दिया हुआ है ईटा। ये ग्रीक लेटर ईटा है, ये एन तो हम लोग लिखते ही हैं और इस एन का पूंछ खींच दीजिए तो ये ईटा बन जाता है। पी हम लोग लिखते हैं मगर पी तो ऐसे होता है, रो लिखना हो तो इसको आप यहाँ से शुरू करके ऐसे लिखेंगे, तो ये पी नहीं लिखा हुआ है, ग्रीक लेटर रो। तो यहाँ दो सिंबल हमने यूज़ किया है, एक है ईटा एक है रो। ईटा इज यूज फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेयर एज रो इज यूज फॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए। तो ये ग्रीक साहब लोग जो कैसे कैसे लोग सिंबल ईटा पत्थर सब डाल देते, देखिए आया समझ में। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इससे निकाल सकते हैं, एक नोट लिख लीजिए। मैं तो जानता हूँ आप लोग घूसखोर तो हैं ही, बगैर इस ज्ञान रूपी घूस के कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो ये जो के की वैल्यू है रेनॉल्ड साहब ने निकाला था कि अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो इस के की वैल्यू कितना पुट करेंगे। तो फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो के की जो वैल्यू होती है लेस देन 2000, अगर 2000 से कम रखेंगे तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, इससे ज़्यादा रख देंगे तो वो कैसा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ये स्मॉल के भाई लिखे हैं, ठीक है, जल्दी से लिखिए। अब नेक्स्ट और आज का लास्ट बट वन हेडिंग डालिए जल्द से जल्द। वेलोसिटी ग्रेडियंट, नेक्स्ट हेडिंग है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हेडिंग नंबर 5 है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है ऐसा ना समझिएगा कि ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट से ये पता चलता है कि हमारी वेलोसिटी जो है किस रेट से, रेट में वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, किस रिस्पेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस रेट से वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ एक डायग्राम बनाइए। ये हमने लिक्विड फ्लो का पहला लेयर बनाया, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर और ये पांचवी लेयर जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में। तो ये लेयर जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। इसके बाद ये जो पहली लेयर मिलेगी उसकी वेलोसिटी मान लिया कि v1, दूसरी वेलोसिटी v2, तीसरी की v3, चौथे की v4। तो क्या देखते हैं आप, नदी में जाइए देखिए, जो क्या देखते हैं नदी की जो ऊपरी लेयर है तेजी से फ्लो करती है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसकी फ्लो की रफ्तार क्या होती है, कम हो जाती है, और जो बिल्कुल बॉटम में होगी उसकी वेलोसिटी क्या होती है 0। तो यहाँ v1, ये v2 की वैल्यू क्या होगी, v1 से ज़्यादा होगी, v3 की क्या होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये हो जाएगा v2 से ज़्यादा, v4 की वैल्यू क्या होगी v3 से ज़्यादा। तो हर बार ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जा रही है। तो देखना चाहते हैं कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये किस रेट से बढ़ रहा है, उसको ही क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मान लिया कि ये दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा वाई है, और ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड है किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, फ्लो हो रहा है। फ्लो किस डायरेक्शन में है, एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अगर फ्लो हमारा एक्स एक्सिस के एलॉन्ग हो रहा हो तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस हम dy लिखें
तो इस वेलोसिटी की जो वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा वाई इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जल्द से लिखिए, राइट डाउन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नहीं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ग्रेडियंट में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to distance, ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भूल करके आप लिख देंगे टाइम, तो वहीं से आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किधर, फ्लो के डायरेक्शन में नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ लिक्विड is called velocity gradient, velocity gradient। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर, ये क्या साइन है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। ये फ्लो ऐसे हो रहा था, फ्लो कैसे जा रहा था, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ, यानी जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो फ्लो के परपेंडिकुलर मेजर करेंगे। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसकी वैल्यू को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू, अगर चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये इस लेयर से, ये लेयर नंबर जो भी है, इस लेयर से अगर वेलोसिटी यहाँ पर ये v2 है, ये वेलोसिटी v3 है, तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू v3 माइनस v2। तो ये जो डेल्टा v है और डेल्टा y है, इन्हीं दोनों का रेशियो, डेल्टा v और डेल्टा y, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे डेल्टा y की वैल्यू हम ज़्यादा करेंगे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अब इसकी यूनिट जल्दी से लिखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर 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 खत्म, क्या आ जाएगा, सेकेंड के पावर -1, यानी पर सेकेंड। इट्स एसआई यूनिट इज पर सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट याद रखिए। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नंबर 6 आज का लास्ट हेडिंग, कोफिशिएंट of viscosity।
इसका सिंबल होगा ईटा। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी के फार्मूले में ईटा आया हुआ था, अब उसका डेफिनेशन यहाँ मिलने जा रहा है कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो न्यूटन भैया क्या देखे कि ये कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, कहाँ पे, ये ग्राउंड पे हो रहा है, ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये इसकी दूसरी लेयर है, इसके बाद ये अगली लेयर। तो क्या देखते हैं कि अगर इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया, फ्लो किधर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। किधर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर्ड हो और डेल्टा वाई हो, और एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी कांटेक्ट एरिया जो है इन दोनों लेयर का, जो कांटेक्ट एरिया कितना हो, ए हो। तो जरा इनके लेयर को अगर ऐसे बनाएंगे तो ये लेयर हमने बना दिया भैया, ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। तो इन दोनों लेयर का जो कांटेक्ट एरिया है वो कितना है, ए है। तो न्यूटन भैया जो थे यहां भी चले आए, क्या बोले कि ये जो इसमें विस्कस फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कांटेक्ट एरिया। according to Newton, viscous force एक्टिंग, ये विस्कस फोर्स क्या होता है, ये दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का यही काम है, जो ये रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको कम करना, वो चाहता नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो। विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन two layers of a liquid F। कोई पूछे कि F क्या है तो इसके बारे में लिखा हुआ है, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट एरिया, इक्वेशन नंबर 1। एंड दिस विस्कस फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट दौड़ आएगा, उस कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा ए डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। ये एक फार्मूला हमको मिल गया विस्कस फोर्स के लिए। तो अगर विस्कस फोर्स निकालने के लिए बोले तो इस फार्मूले से, वेयर ईटा को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए को क्या कहेंगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया या कांटेक्ट एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट लिखो चाहे कांटेक्ट एरिया बोलो, कांटेक्ट एरिया। और डेल्टा वी अपन डेल्टा वाई को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट।
तो इस फार्मूले से, इस फार्मूला नंबर 3 से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि मान लो सपोज दैट वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, इसकी भी वैल्यू है 1। उस केस में क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू ईटा। तो नाउ व्हेन ए इक्वल टू, यानी कॉन्टैक्ट एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर हो एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, इसकी जो वैल्यू है 1 पर सेकेंड हो, देन बाई इक्वेशन 3 वी गेट क्या पाएंगे? एफ इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाई डेल्टा, ए की वैल्यू क्या हमने रखा? 1, इसकी वैल्यू क्या रखा? 1। तो क्या मिल गया? ईटा इक्वल टू एफ। यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू उस विस्कस फोर्स के इक्वल होती है जब कांटेक्ट एरिया की वैल्यू क्या हो? 1 और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो लिखिए 10 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is equal to that viscous force which acts between two layers, क्यों गलत लिख रहे हो भैया? between two layers whose contact area and velocity gradient both are 1, both are equal to 1, equal to 1। अगर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उस केस में जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगा उस विस्कस फोर्स की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगी। तो कभी आपको डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए आ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करिए, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू दैट विस्कस फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू लेयर्स हुज कांटेक्ट एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट बोथ आर इक्वल टू 1। जब दोनों वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, उस केस में लेयर्स के बीच में जो भी हमारा विस्कस फोर्स एक्ट करेगा उस विस्कस फोर्स की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर सभी को समझ में आ गया होगा और इसी के साथ आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।